तो लास्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? पेज फैक्ट्री, है ना? सबने करके देखा? यही है। ये देखो, जब भी हम ये पेज फैक्ट्री वाली अप्रोच फॉलो करते हैं तो उस समय तुमको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, हर जगह हमें क्या करना पड़ता है? दिख रहा है ना? पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। ये बार बार हमें करने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? क्योंकि बिना इसके आपका वर्क नहीं होगा। रीज़न देखिए, हमने सिंपल पिछली क्लास में ही बता दिया था कि जो भी अगर ये क्लास है जिसका नाम क्या है, कॉमन रीयूजेबल कोड्स, अगर आप इस क्लास का अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है 8 बाइट का, ध्यान देना इस बात पे, ये जो ऑब्जेक्ट 8 बाइट का बन रहा है, इसके लिए अगर इसके अंदर देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है ना, ये वेब एलिमेंट्स, ये इसी साथ लोड होंगे कि नहीं होंगे? तो इनके लिए इन वेब एलिमेंट टाइप के वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नल होगी। तभी जब तुमने इस तरह से करके ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके बाद वही मेथड कॉल किया था तो वो क्या फेंक रहा था? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। रीज़न क्या था? रीज़न बहुत सिंपल सा था कि भाई ये जो वैलिड लॉगिन मेथड कॉल हो रहा है ये अंदर यूज़ कर रहा था किसे? एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या थी? नल थी। अब ये नल अंदर जाता था, जब नल डॉट सेंड कीज कॉल होगा तो क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो सोल्यूशन हमने क्या बताया था? सोल्यूशन यही बताया था कि भैया लिखना ऐसे पड़ेगा आपसे। कैसे? पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। क्या लिखना पड़ेगा? पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। ये लिखोगे, इसके दो बेनिफिट होंगे। नंबर देखो, एक ये है, जब ऑब्जेक्ट तुमको न्यू करके भी मिल सकता है, ऑब्जेक्ट तुमको इनिट एलिमेंट्स मेथड नाम का देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ हम कौन सा मेथड कॉल किए हैं? देखो, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, जिस क्लास का नाम भेजे हैं उसी का ऑब्जेक्ट हमको मिला। यही काम हम न्यू करके भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो एक काम करते हैं, कोड यहाँ तो दिखाई देगा ना? ये देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन बार बार कर रहे हो कि नहीं? इसका काम क्या है? इसका काम भी है जिस क्लास का नाम भेजोगे उसका ऑब्जेक्ट तुमको दे। लेकिन ध्यान से याद रखना, इस तरह से जो ऑब्जेक्ट मिला है और इस तरह से जो ऑब्जेक्ट मिला है, दोनों में अंतर है। इस वाले ऑब्जेक्ट जिसका एड्रेस किसके पास है? सीआरसी के पास, इसके लिए जो वेब एलिमेंट है वो नल नहीं है और इसके लिए क्या है? नल है। तो भैया क्या काम करना है? तुम्हें ऐसे ही करना है ना? याद रहेगी ये बात कि आपको पेज फैक्ट्री डॉट इन, इसीलिए जब भी किसी पेज क्लास का मेथड कॉल करना हो, ऑब्जेक्ट, भाई पेज क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन ऑब्जेक्ट न्यू करके हम कभी बनाते नहीं हैं। हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम नहीं बनाते। हम मेथड कॉल करते हैं क्या? इनिट एलिमेंट्स। इसका काम है कि जाके एलिमेंट्स को जो नल है उनको इनिशियलाइज करना और करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट देना। अच्छा, एक बात और याद है, इनिशियलाइज करता है लेकिन देखो ये @find by एनोटेशन शौकिया नहीं लिखवाता। @find by एनोटेशन शौकिया नहीं लिखवाता क्योंकि ये सबको इनिशियलाइज नहीं करेगा।
इस क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक या स्टैटिक वेरिएबल है जिनका टाइप वेव एलिमेंट है और जिनके ऊपर @find by नाम का क्या है, एनोटेशन है, जिनके ऊपर @find by नाम का क्या है, एनोटेशन है, सिर्फ उन्हीं को इनिशियलाइज करेगा। जैसे भैया देखो इसको नहीं करेगा क्योंकि इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसके ऊपर कोई एनोटेशन नहीं है। इसका भले टाइप वेव एलिमेंट है लेकिन इसके ऊपर कोई एनोटेशन नहीं है, इसको इनिशियलाइज नहीं करेगा। याद रहेगी बात ये? चलिए अच्छा, तो अच्छा एक चीज हमको ये बताइए, इस वेरिएबल में क्या है आप प्रिंट करा सकते हो? लाइन नंबर 15 में क्या है, नल है। तो अगर हम प्रिंट कराएंगे एक्स वाई जेड को तो क्या होगा, मिलेगा नल। क्या प्रिंट होगा, नल। इसको हमें एक्स वाई जेड को यूज करना है तो क्या चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट अगर हमें मिल जाए, ध्यान से समझना, इसका ऑब्जेक्ट अगर हमें मिल जाए तो डॉट एक्स वाई जेड अगर हम यूज कर लें तो हमें इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हम प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन न्यू कॉमन रिड्यूसिबल कोड्स डॉट एक्स वाई जेड करें तो क्या प्रिंट होगा, नल। अगर यहाँ पे प्रिंट यहाँ लिख दें ABCD तो क्या प्रिंट होगा, ABCD। ये सब जानते हो। हम तुमसे कहें कि वेरिएबल की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वेरिएबल का नाम प्रिंट कराना। हम तुमसे कह रहे हैं मेथड कॉल कर दोगे ना। हम पूछ रहे हैं बताओ इस क्लास के अंदर कितने मेथड हैं, बिना गिने बताओ। बिना, जैसे ये क्लास तुमको दिख रही है कॉमन रिड्यूसिबल कोड, कितने मेथड है कितने नहीं है देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा ना। हम कह रहे हैं बिना नीचे गए इस क्लास का यूज करके बताओ हमें इसमें कितने मेथड हैं, क्या नाम है उनका, कितने वेरिएबल हैं, उनका क्या नाम है, उनका टाइप क्या है, उनके ऊपर कोई एनोटेशन है कि नहीं है, ये चीज बताओ। हम तुमसे सब छोड़ो, हम तुमसे बस इतना कहते हैं वेरिएबल का नाम प्रिंट करा दो, नहीं प्रिंट करा सकते। जब भी वेरिएबल इस्तेमाल करोगे तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, कभी वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं होता। एक क्लास के अंदर 10 स्टैटिक वेरिएबल हैं या 10 नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, हम तुमसे कहें उन वेरिएबल के नाम प्रिंट करा दो, नहीं करा सकते। भाई दो ही तरीका तुम जानते हो, या तो क्लास डॉट लिखते हो या तो ऑब्जेक्ट डॉट लिखते हो। ऑब्जेक्ट डॉट लिखते हो तो तुमको एक नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल मिलते हैं, और वो वेरिएबल का नाम थोड़ी ना मिलता है, वेरिएबल की वैल्यू मिलती है ना। तुमसे कोई कहे नहीं सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम निकालो, क्या उनका टाइप है ये निकालो, उनके ऊपर एनोटेशन है कि नहीं ये निकालो, कितने मेथड है उनका क्या नाम है ये निकालो। ये चीज़ें आप न क्लास से निकाल सकते हो और न किससे निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट से। ये निकालने का सिर्फ एक तरीका है, क्या जानते हो, ये क्लास है ना वेब यूटिल, इसके अंदर कितने मेथड हैं कितने वेरिएबल हैं जानना चाहो तो हम यही कोड से भी पता कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे वेब यूटिल डॉट और लिखेंगे सिर्फ क्लास, ये देखना था, वेब यूटिल डॉट क्लास दिख रहा है। चलो वीडियो में तो दिखेगा ही, मैं देखो ध्यान से, वेब यूटिल डॉट क्या कॉल कर रहे हैं, क्लास। अब आगे जरा डॉट लगा लो तो दुनिया भर के मेथड्स की लिस्ट दिख रही है ना यार, बोलो ढेर सारे यहाँ मेथड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं यार। एक चेक काम करते हैं इसको जरा, इसका DPI चेंज उसको थोड़ा सही करो। हाँ अब सही, अब सही। ये देखो वेब यूटिल डॉट क्लास, देख लो हम वेब यूटिल क्लास का नाम लिखे हैं, डॉट क्या लिखे हैं, क्लास। इससे भी हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ध्यान से समझना, हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट मिलता है तो किसी न किसी क्लास का होता है ना, जानते हो किस क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा।
जावा में जैसे तुमको ये पढ़ाई की, ये पहले ही बात, एक जावा में क्लास होती है ऑब्जेक्ट, जो सबकी क्या होती है, पेरेंट, ये बताया गया, पढ़ाया गया है ना। वैसे ही जावा में एक क्लास होती है जिसका नाम होता है क्या, क्लास। तो जब तुम वेब यूटिल डॉट क्लास करते हो तो उस क्लास के क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, वही कई बार क्लास वर्ड है। और ये सबसे बड़ी बात क्या करता है मालूम है, इसके सहारे तुम क्लास के अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि भैया उस क्लास में कितने वेरिएबल हैं, क्या नाम है उनका, क्या टाइप है उनका, कोई एनोटेशन है कि नहीं है तो किस पे है किस पे नहीं है, कितने मेथड हैं, मेथड का क्या रिटर्न टाइप है, ये सब कुछ निकाल सकते हो वेब यूटिल डॉट क्लास लिख के। देखो आगे डॉट लगाओ, पूरी मेथड की लिस्ट आ रहा है ना। गेट एनोटेटेड इंटरफेस, गेट एनोटेटेड सुपर क्लास, एक मेथड आ रहा है क्या, गेट एनोटेशंस। देखो रिटर्न क्या कर रहा है, ना पूरा एनोटेशन। देखो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट पहचान है एरे की ना, तुम्हें एक एरे देगा जिसके अंदर सारे एनोटेशन क्लास के क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे। ये चीज देखो इसमें, यही नहीं, एक देखो इसका मेथड है, ये देखो गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, इसके सारे ये भी निकाल सकते हो कि उस क्लास के अंदर कौन कंस्ट्रक्टर है क्या नहीं है, बहुत कुछ। देखो एक मेथड और है, गेट डिक्लेयर्ड फील्ड्स। ये फील्ड किसको बोल रहा है मालूम है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो मतलब कुछ भी कर सकते हो इसके सहारे। और ऐसी बात नहीं है सिर्फ वेब यूटिल क्लास के लिए, जावा में किसी भी क्लास का नाम ले लो, जैसे ये है ना कॉमन रियूजेबल कोड, अगर हमें इसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन जाननी है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, तो हम कॉमन रियूजेबल डॉट क्या लिखेंगे, क्लास। इससे हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, देखो कोलन के बाद किसका, क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इसके बाद उस ऑब्जेक्ट से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को ये बात? तो ये जान लेना, यही वजह थी कि तुमसे ये जो पेज फैक्ट्री वाला मेथड है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा था, कहता था कॉमन रियूजेबल डॉट कोड्स डॉट क्या लिखो, क्लास। ऑब्जेक्ट से उसकी बात नहीं बनती, उसकी बात किससे बनती, क्लास का नेम डॉट क्लास। इससे इसके अंदर इनिट एलिमेंट्स के अंदर एज ए आर्गुमेंट क्या जा रहा है, क्लास का ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब उसके सहारे वो निकाल पा रहा है कितने एनोटेशन है, किसके ऊपर फाइंड बाय लगा है, किसका टाइप वेब एलिमेंट है, क्या नाम है उनका, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट के सहारे। इसी वजह से तुमसे डॉट क्लास मांगता है। कई बार तुमसे ये चीज इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई आर्गुमेंट में क्या भेजोगे, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स में क्या भेजोगे, तो बताओगे दो चीज, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, दूसरा बोलोगे पेज नेम डॉट क्लास। तो वो पूछेगा भैया पेज नेम डॉट क्लास क्यों, तब कहोगे तुम्हें क्लास मेथड जो पेज नेम डॉट क्लास से हमें क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि कितने मेथड्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, उनका क्या टाइप है, उनका क्या रिटर्न टाइप है, उनके ऊपर एनोटेशन है कि नहीं है, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। इसीलिए ये लोग डॉट क्लास मांगते हैं। यार तुम्हें बताओ इनिट एलिमेंट्स क्या कह रहा है, कह रहा है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमसे ऑब्जेक्ट बनवा के देख लो, हम इनिशियलाइज करके देंगे। कैसे इनिशियलाइज करता होगा, पहले ढूंढता होगा ना कितने वेरिएबल हैं, क्या टाइप है तुम्हारा, भाई इधर आओ, तुम्हारे ऊपर एनोटेशन है कि नहीं है, चलो अच्छा इधर। अब तुम लोग को एक एक करके इनिशियलाइज करते हैं। ये कौन सब करता है तुम्हारे लिए, ये इनिट एलिमेंट्स नाम का मेथड। इसीलिए आर्गुमेंट में क्या मांगता है। हाँ क्लियर रहेगी ये बात आज से, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा एक बात और है उतनी इंपॉर्टेंट, तो इतना ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये जान लेना पेज फैक्ट्री पूछेंगे भाई। अच्छा हमने तुम लोगों को एक्सटेंड करने वाला बताया था, नहीं हमने ये बोला था तुमसे कि OR को OR में क्या पेज क्लास में एक्सटेंड करो। अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, देखो हम चेंज कर रहे हैं कुछ, इसी कॉपी में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन। अच्छे ध्यान से समझो,
यहाँ पेज ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, टेस्ट क्लास ना टेस्ट के अंदर हो रहा है कि नहीं, टेस्ट केस, ये तो टेस्ट केस है ना भाई, यही कर रहे हो ना। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। अब एक दूसरी अप्रोच बताता हूँ। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जो आपकी क्लास का नाम है इसी के अंदर बनाते हैं एक, अब ये देखो, ये इंटरव्यू में आपसे पूछेगा, आपको ये जवाब एकदम दिमाग में रखनी है बात, पब्लिक, और एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं कॉमन रीयूजेबल एरर दे रहा है, क्या नाम है भाई, ये क्या है, ये मेथड है, याद है ना, कंस्ट्रक्टर है भाई। और तुमसे इंटरव्यू में यही सवाल पूछेंगे, कंस्ट्रक्टर तुमने कहाँ यूज किया है, तुम ये तो बता दोगे। कंस्ट्रक्टर तुमसे पूछेंगे जो तुमने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाया है उसमें कंस्ट्रक्टर यूज किया है या नहीं, तुम कहोगे हाँ किया है। पूछेंगे कहाँ किया है, तो तुम कहोगे जो मेरी पेज वाइज क्लास है उसके अंदर। ये अप्रोच कहती है कि जितनी भी पेज वाइज क्लासेस हैं उसके अंदर बनाओ एक क्या, जैसे कौन सा था, कॉमन था ना, जैसे ये इनवाइस है ना भाई, मान लो ये है, जानते हो क्या करोगे, पब्लिक और क्या बना दोगे, और ये क्या हो गया, कहोगे हमने अपनी पेज वाइज क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर बना रखा है। तो बेवजह तो बनाओगे नहीं, कोई तो वजह होगी तब बनाओगे ना। तो वजह क्या है ये देखते हैं। तो हम ये बहुत से लोग ऐसा प्लान करते हैं कि ये पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स यहाँ करने के बजाय, ध्यान से देखो, कर देते हैं कहाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब बताओ क्या होगा यार, जब भी कोई न्यू करके क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट, किसका, कॉमन रीयूजेबल कोड्स। अब ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हो तुम, पहले न्यू करने से तुम्हारा काम नहीं चल रहा था ना, बोलो, नहीं चल रहा था ना। लेकिन हमने कहा हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट कैसे, न्यू करके। बहुत से लोग ये फॉलो करते हैं, अक्सर लोग ये फॉलो करते हैं कि न्यू करके ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उनका काम कैसे चलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी हर पेज क्लास के अंदर एक बनाते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर, और उसी के अंदर लिख देते हैं उस पेज को इनिशियलाइज करने का कोड। ध्यान से समझना इस बात को, उसी का लिख देते हैं क्या, पेज को इनिशियलाइज करने का कोड। तो जब न्यू करके ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। और जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये जो क्लास होगी, पेज वाइज जो क्लास है, इसके ये क्या हो जाएगी, इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। अब देखते हैं, हाँ बिल्कुल देना चाहिए, या चला के देखते हैं, क्यों इतना सोचना। लेकिन याद रखना भाई, ये अप्रोच अब हर जगह चलेगी। जितनी क्लास उतने क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर। और हर क्लास पेज, किस क्लास, टेस्ट केस वाली क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जेनरिक मेथड ना, जेनरिक मेथड्स वाले की बात नहीं कर रहे हैं, पेज वाइज क्लास के अंदर। भाई पेज वाइज क्लास के अंदर ही तो एलिमेंट है ना यार, तो इसी की बात कर रहे हैं। क्या लिखोगे, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि अब तुमको ये पेज फैक्ट्री वैक्ट्री लिखने की जरूरत, जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो अंदर पेज फैक्ट्री डॉट क्या चलेगा, इनिट एलिमेंट्स चलेगा।
बढ़िया है ये चलेगा। इसी को कॉल कर रहे हैं हम लोग, किसी और को? हाँ इसी को चलाएं। तो ये अप्रोच याद रहेगी। तो याद रखना है, कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछेगा ये बोलना है, और वैसे भी जो अपने फ्रेमवर्क का एक्सप्लेनेशन करना है तो बोलना वी हैव कंस्ट्रक्टर इन ईच पेज क्लास। क्या है? वी हैव कंस्ट्रक्टर इन ईच पेज क्लास, इन दैट कंस्ट्रक्टर वी आर इनिशियलाइजिंग दी पेज एलिमेंट्स और पेज ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आई? या समझ गए ना क्या बोलना है? जब अपने फ्रेमवर्क के एक्सप्लेनेशन ये वर्ड जरूर बोलना, डालना। बताओगे ना हमने वी हैव क्रिएटेड पेज वाइज क्लासेस फॉर ईच पेज इन एप्लीकेशन, वी हैव क्रिएटेड वन क्लास, and in each class we have one constructor, and in that constructor we are initializing, we are using the line page factory dot init elements to initialize web element of the page class या page object जो बोलना है। बात समझ में आई? ये लाइन लिखना जरूर है, अपने इंटरव्यू बोलना है, इसलिए अपना जो भी नोट्स बना रहे हो बोलने के लिए, क्योंकि फ्रेमवर्क बोलने के नोट्स बनाओ तो तुम्हें एग्जैक्टली बोलना क्या क्या है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बोल सकते हो उतने डिटेल में बोलना है। याद रखना, कोई इंटरव्यू तुम्हारा 2 घंटे नहीं लेगा, लेगा कितनी देर? आधा घंटा 45 मिनट। जल्दी जल्दी जवाब दे लोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा तो फंसने के चांस ज़्यादा पैदा होंगे। तो जो सवालों के जवाब जितने डिटेल में बताओगे उतने कम क्वेश्चन कर पाएगा वो आधे पौने घंटे के अंदर। जितने फटाफट और जितना छोटे में जवाब दे दोगे तो अगले भाई क्या करेगा? 45 मिनट वेट तो करेगा नहीं, अगला पूछेगा, फिर अगला पूछेगा, वो तो 45 मिनट तक पूछता जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर है कि अपनी कुछ जवाबों को जैसे फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करने के बारे में पूछेगा तो डिटेल में बताना, ठीक है? इससे इम्प्रेस भी होगा कि भैया काम करता था क्योंकि फ्रेमवर्क अच्छे से जानता है, और दूसरी चीज़ तुम्हारा टाइम भी बीतेगा। इसलिए इसको डिटेल में लिखो क्या क्या तुम बोलने वाले हो। लेकिन देखो फिलहाल ये एरर आ गया, लो, और एरर भी बहुत लंबी चौड़ी है, एरर आती ही जा रही थी। एक ही एरर नहीं है, बहुत जगह एरर है, बहुत लाइन पे एरर है। और जानते हो कहाँ एरर है? इस लाइन। क्यों है भाई? ये भी हम बताते हैं। ये लाइन क्यों चलती है? क्योंकि जब हम न्यू करके इसका क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब ये चलेगी तो क्या चलेगा? पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। जब पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स चलेगा, ध्यान देना इस बात को सब लोग, इनिट एलिमेंट्स चलेगा तो अच्छा, इनिट एलिमेंट्स क्या करता है? एलिमेंट को इनिशियलाइज करता है और उसी पेज का ऑब्जेक्ट देता है ना। कैसे देता है? बनाता ये भी है एक ऑब्जेक्ट ना भाई। अभी हमने एक लाइन पहले दिखाया था ना, एक ऑब्जेक्ट वहाँ बन रहा था, एक ऑब्जेक्ट एक न्यू करके भी बन रहा था, एक पेज फैक्ट्री करके भी बन रहा था। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? न्यू करके बन रहा है, अंदर जाके एक और बनाने की कोशिश कर रहा है। जब ये बनाने की कोशिश करेगा तो ये भी कहेगा हम भी कंस्ट्रक्टर चलाएंगे। फिर कंस्ट्रक्टर चलता है तो फिर अंदर आता है तो फिर कहता है हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर कहता है अच्छा ऑब्जेक्ट बनाना है तो जाओ क्या चलाओ? कंस्ट्रक्टर। फिर कंस्ट्रक्टर चलाने का जाता है तो कहता है फिर क्या करो भाई? ऑब्जेक्ट बनाओ। बस इसी चक्र में क्या होता है? जीवन मरण के चक्र में फंस जाता। क्लियर है ये बात? इसका सलूशन यही है, एक चीज याद रखना कि तुमको इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बना। और एक बात देखो, मान लो ऑब्जेक्ट बन भी जाता, मान लो ये एरर नहीं आती, तब भी ये काम नहीं करता, तब भी ये काम नहीं करता। बोलो क्यों नहीं करता? सब देखो आंख के सामने है तुम्हारे भाई, ये तो न्यू करके ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। इसीलिए कह रहे थे सबसे जरूरी कंसेप्ट क्या है पूरे जावा में? ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। 8 बाइट बना रहा है कि नहीं? इसके लिए जो कॉपी ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, एक ये अलग ऑब्जेक्ट है, इसके लिए एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं है, इसके लिए एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं है। ये जो अलग दूसरा ऑब्जेक्ट बनता 8 बाइट का, इस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जिसका एड्रेस सीआरसी के पास है, इसके लिए एलिमेंट इनिशियलाइज्ड है। और तुम भैया बताओ मेथड कैसे कॉल करने वाले थे? इस सीआरसी के सहारे में। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें एलिमेंट इनिशियलाइज्ड नहीं है भाई। ये अगर मान लो वो एक्सेप्शन न देता तो आगे चल के नल पॉइंटर
एक्सेप्ट। ध्यान से देखो भाई, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक यहाँ न्यू करके बना रहे हो और एक यहाँ कैसे बन रहा है, पेज फैक्ट्री करके बन रहा है। जो क्वालिटी जिसके लिए एलिमेंट इनिशियलाइज है वो ऑब्जेक्ट ये है भाई। इस ऑब्जेक्ट के लिए एलिमेंट इनिशियलाइज्ड नहीं है, इसके लिए अभी भी वो क्या है, नल है। तो क्या मारेंगे ये, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर है बात? इसलिए ये बात भाई बहुत जरूरी है पकड़ना कि ऑब्जेक्ट कहां से आया है, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के अंदर वेब एलिमेंट इनिशियलाइज्ड होंगे जो पेज फैक्ट्री से बन के आया है। क्लियर है ये बात? इसी वजह से इस प्रॉब्लम का जानते हो क्या सोल्यूशन है? इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि यहां लिखना क्या, दिस, और कुछ मत लिखना, बस। अब काम करेगा। अब देखो देखो अब क्यों काम करेगा ये देखते हैं, ध्यान से देखना। क्यों काम करेगा हम ये देखते हैं। अब न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाएगा, कितने बाइट का, 8 बाइट का। इसके लिए एलिमेंट इनिशियलाइज्ड अभी नहीं है, लेकिन अंदर आएगा। अंदर क्या लिखा गया, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, और ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजा गया और क्या लिखा गया, दिस। दिस का मतलब होता है ये लाइन जो चल रही है, जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में चल रही है उस ऑब्जेक्ट की बात। इसलिए देखो, इसलिए कहा जाता है दिस के बारे में, ये नहीं कहा जाता करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, कहा जाता है करंट ऑब्जेक्ट। एक क्लास के तो 10 ऑब्जेक्ट हो सकते, करंट क्लास के तो 10 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना। यहां दिस बात करता है किसके, करंट ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट के सहारे। भाई देखो, ये ऐसे ही तो नहीं, ये कंस्ट्रक्टर अपने मनमानी तो नहीं चल रहा है ना। कंस्ट्रक्टर क्यों चल रहा है, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसी ऑब्जेक्ट के सहारे क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। और जब ये दिस लिखेगा ना, तो जिस ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल हुआ है ये उसी की बात करेगा। तो दिस कौन है, इसी ऑब्जेक्ट के सहारे आया है ना, जिसके अंदर ये वेब एलिमेंट है, इनको इनिशियलाइज कर देगा। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं भाई, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक ही बन रहा है। यहाँ नया कोई ना बन रहा। और पहले क्या हो रहा था, एक वहां बन रहा था और एक यहाँ। वो बन भी जाता तो भी बेकार था वो। तो ये इसलिए बिना इस लाइन के इस अप्रोच का गुजारा नहीं है। ये लाइन मस्ट है, अगर ये लाइन नहीं लिखोगे, बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं। उनको पता होता है जिस क्लास को, जिस पेज को इनिशियलाइज करना है उसी का नाम देके डॉट क्लास लिखना है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आके यही काम कर देते हैं। उनका चलता बोलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है भाई, सीधी बात, एक ऑब्जेक्ट ये 8 बाइट का बना, और ये नया ऑब्जेक्ट, ये एक कॉमन यूजेबल डॉट, ये यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट दूसरा बन रहा है, जिसके लिए एलिमेंट इनिशियलाइज्ड होंगे वो किसके लिए होंगे, दूसरे के लिए। तो उनका भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही फेंकता रहेगा। चलो यही देख लो, लिख दिया है ना, चला के देखो। वैसे तो उसमें ये तो उसी में फंस गया भाई। ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो उसको कॉल करने को बोल रहा है, वो उसको। लेकिन ये ऊपर देखो एरर आ नहीं रही शुरू में, नहीं ऊपर देखोगे भी ये तो वहीं फंस जा रहा है। लेकिन अगर न भी फंसे, अगर न भी फंसे तो भी चल नहीं पाए, आएगा क्या, 2 ऑब्जेक्ट। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है भाई, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही एलिमेंट को क्या कराना है, इनिशियलाइज कराना है। इसीलिए एक ही सोल्यूशन है, ये बात याद रख लेना। जब अगर किसी कंपनी में जाओगे और कहेगा ऑटोमेशन तुम्हीं को स्टार्ट करना है, तो फ्रेमवर्क बनाओगे ना, तो उसमें याद रख लेना यहाँ दिसी लिखना बस। इस वाली अप्रोच पे चलोगे तो क्या लिखना, दिसी। और एक चीज़ ये है, यहाँ से जो पेज फैक्ट्री एलिमेंट्स करते हैं, ये जनरली हम करते नहीं। हम लोग ऐसे ही करते हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो आप लोगों को ये चेंज करना है। पेज फैक्ट्री की लाइन अब आपके इसमें से टेस्ट केस में से गायब हो जाएंगी। ये सब कहाँ लिखी जाएंगी, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन? इतना याद रख लेना कि भैया अगर पूछेगा क्या लिखा है, अगर गलती, अगर वो मान लो पूछ लिया बंदा सामने वाला कि अंदर क्या लिखोगे, तो कहोगे ना कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कराएंगे, तो ये लाइन बोलना, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स
ड्राइवर का ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड आर्गुमेंट क्या, दिस करंट ऑब्जेक्ट। दिस का मतलब क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? तो चलिए एक काम तो आपको ये करना है, ये अब आप कर डालोगे, बोलो ये चेंज कर लोगे ना। अब इसी में एक छोटा सा चेंज और बढ़ाओ। अब एक काम करना, आपको एक नई कॉपी, किसी को कॉपी करना, जैसे हमने पिछली बार नहीं कॉपी करके नया बनाया था, वैसे ही प्रोजेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करोगे तो अपने आप नया नाम देने को बोलेगा, नया नाम दोगे नया बन जाएगा। और नए वाले में जाना है आपको, पहला तो ये काम करना है। फर्स्ट क्या है, मेक कंस्ट्रक्टर इन each page class and initialize web element there। मतलब क्या बोला हमने कि भाई क्या करना है, और एलिमेंट को वही क्या करना है, इनिशियलाइज करना। क्लियर है ये? और भाई दूसरा आपको हमको क्या काम करना है? अच्छा ये बताओ, ये बात सबको समझ में आई थी ना, ये बोलना है भाई। अच्छा एक नया वर्ड टर्म सुनो अब सब लोग, एक नया टर्म सुनो जिसे बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है तिजोरी, मान के चलो, या ऐसी तिजोरी जहां हम क्या रखते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। अगर किसी कंपनी में पूछोगे, वहाँ भाई एक बंदा ज्वाइन करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पड़े होते हैं ना, कब ज्वाइन किया कब नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोलते हैं कहाँ पड़े हैं, रिपोजिटरी के अंदर। मतलब रिपोजिटरी के अंदर जनरली क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, लाइब्रेरी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये देखो, हम यहाँ वर्ड यही यूज करना है, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ड कहा जा रहा है किसको जानते हो, तुम्हारे किसको, वेब एलिमेंट को ही बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। कहाँ से ये वर्ड आया जानते हो, यहाँ से ये वर्ड आया, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी वाला सेलेनियम का वर्ड नहीं है ये। सेलेनियम से पहले जब हम लोग QTP यूज़ किया करते थे तो वो लोग इस्तेमाल करते थे क्या, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। वो एक जगह होती थी जहाँ सबकी एक्सपाथ रखते थे हम, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, QTP वाले बोलते थे ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। हमें दुनिया थी, हमें लोग थे जो यूज़ कर रहे थे, तो हम लोग भी बोलते थे क्या, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। हमको ये पता होता था ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी वो जगह है जहाँ से एलिमेंट को पहचानना कैसा है पेज को, उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ रखी है। ये चीज़ हम लोग 15 साल पहले यूज़ कर रहे थे जब QTP के ज़माने में। लेकिन हम ही लोग फिर धीरे धीरे स्विच करके किस पे आए, सेलेनियम पे। यार टूल कोई भी हो, ऑटोमेशन का काम वही रहता है, पहले ढूंढोगे, इसके बाद क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो XPath या जो दूसरे लोकेटर के मैनेजमेंट कंसेप्ट हैं वो हर टूल में रहते हैं। तो जब हम ही लोग आए, हम ही लोग को, जैसे ये तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ, तो इसी इन्हीं वेब एलिमेंट को वो लोग क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट। जहाँ रखते थे उसे क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। अब आज तुमसे पूछे भैया तुम्हारी ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कहाँ है, तो तुम कहोगे पेज वाइज क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का मतलब वो जगह जहाँ सारे ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वेब एलिमेंट वाले, जहाँ सारे वेब एलिमेंट रखते हो उसी को बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। और शॉर्टकट में इंटरव्यू में पूछेंगे, हाउ डू यू डू OR मैनेजमेंट, हाउ डू यू मैनेज योर OR। जब OR वर्ड बोले तो समझ जाना बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी की। तो समझ जाना बात कर रहे हैं वो कि भैया XPath कैसे मैनेज करोगे, कहाँ किए हो। पहले क्या किए थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कॉल कर रहे थे, मेथड के अंदर ही वहीं लिख रहे थे XPath। फिर क्या किए, XPath को सब एक साइड में क्या कर दिए, ऊपर कर दिए, और फंक्शनैलिटी को क्या कर दिए, नीचे। तो तुम कहोगे भाई तुम्हारा OR कह दो पेज वाइज, कहोगे हाउ डू यू डू मैनेज योर OR, सो कहोगे वी हैव क्रिएटेड OR पेज वाइज। इन ईच पेज क्लास, ध्यान समझना, इन ईच पेज क्लास एट द टॉप वी हैव ऑल द वेब एलिमेंट्स with @find by annotation, and in lower part we have methods for all the functionality of that
पेज। तुमको शब्द न मिले तो यही शब्द क्या करना है, वीडियो में से निकाल के लिख ले, ठीक है? यही करते हो ना भाई। तो तुमसे कोई पूछेगा कैसे कर रहा है, कहोगे पेज वाइज मैनेज किया है। पेज में हमने क्या किया है, ऊपर एलिमेंट्स रखे हैं, नीचे फंक्शनलिटी। वहीं एलिमेंट्स के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। बात समझ में आएगी? अब ये याद रखना, ये पूछेंगे इंटरव्यू में कि हाउ डू यू मैनेज योर OR, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, हाउ डू यू मैनेज योर ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, हाउ यू मैनेज योर एलिमेंट्स, पेज एलिमेंट्स। 72 चीज़ें पूछेंगे, जवाब सबका यही है कि हमने पेज वाइज कर रखा है जी, ऊपर सारे एलिमेंट्स हैं, नीचे सारी क्या है, फंक्शनलिटी। इसका बेनिफिट ये है, कल को अगर हमें एक्सपाथ या ऐसी कोई चीज़ चेंज, लोकेटर चेंज करना होगा तो हमें फंक्शनलिटी में सिर मारने की ज़रूरत नहीं है। वी विल लुक इनटू एलिमेंट्स एक्सपाथ ओनली विच इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, जो क्लास में सबसे ऊपर। याद रहेगी ये बात? तो ये याद रखना भाई, कॉमन वर्ड याद रखना। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी बोलें तो समझ जाना हम बोल रहे हैं कहाँ सारे एलिमेंट्स को रखे हो। हम कैसे रख रहे हैं, पेज वाइज का, हर पेज की में ऊपर एलिमेंट्स, नीचे फंक्शन। तो बोलोगे तुमने कैसे रखा है, पेज वाइज, लेकिन तुमने कैसे रखा है ये भी याद रखना, ऊपर एलिमेंट, नीचे पेज, क्लास। क्लियर रहेगी ये बात? ये जरूर लिखना भाई। देखो उसमें चलो भी बताएं, फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करने में यही सब तो होता है। फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करोगे तो क्या क्या बोलोगे, जेनरिक मेथड के बारे में बोलोगे, पेज वाइज क्लासेस के बारे में बोलोगे, और फिर OR के बारे में बोलोगे। बताओगे ना कि तुमने एलिमेंट्स कैसे मैनेज किया। आई है रेड कलर से क्या है, उसका क्या मतलब? पहले हमेशा चलता रहता है कि तब चलता है? ऑन करो, ऐसे अंदाजे से नहीं होगा, हाँ देख लो।